भारतीय आबादी में हृदय रोग की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लिवासा अस्पताल मोहाली के डॉक्टरों की एक टीम ने आज ऊना जिला में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस अवसर पर कार्डियक साइंसेज के अध्यक्ष और डीन एकेडमिक्स एंड रिसर्च डॉक्टर एच.के. बाली और डॉक्टर दीप्तिमान उपस्थित थे। लिवासा अस्पताल 5 अस्पतालों, 750 बिस्तरों, 280 आईसीयू बिस्तरों, 6 कैथ लैब, 20 मॉड्यूलर ओटी के साथ पंजाब का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नेटवर्क है और हेल्थ केयर श्रृंखला हर साल 3 लाख से अधिक रोगियों का इलाज कर रही है। युवा भारतीयों में हृदय रोगों की बढ़ती प्रवृत्ति पर डॉक्टर बाली ने कहा, 35 साल से अधिक पुरुषों में दिल के दौरे के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष पर है और अगले दशक तक हृदय रोग भारत में मृत्यु और विकलांगता का सबसे बड़ा कारण होगा। डॉक्टर एच.के. बाली ने क्या कुछ कहा, जरूर सुने। मेरा नाम ललित है। मैं लिवासा हॉस्पिटल, जो पहले आईवी की हॉस्पिटल के नाम पर, वहाँ पे कार्यरत हूँ। और आज का जो हमारा ये प्रेस का मुद्दा है, एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आपके माध्यम के थ्रू जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाए, क्योंकि हिमाचल में दिन प्रतिदिन हृदय रोग, खासकर जो यंगर पॉपुलेशन है, उसमें बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे बीच में आज हृदय रोग के क्षेत्र में जो महान एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने, मैं बताना चाहूँगा कि पीजीआई में, जब पीजीआई में एंजियोप्लास्टी शुरू हुई थी तो डॉक्टर हरिंदर बाली पहले डॉक्टर थे जिन्होंने एंजियोप्लास्टी करी, शुरू के डॉक्टर थे। कैरोटिड प्लास्टी जो होती है, पूरे देश में पहले डॉक्टर थे डॉक्टर बाली, जिन्होंने पहली कैरोटिड एंजियोप्लास्टी करी है। तो ज़्यादा ना बोलता हुआ आज हमारे बीच में डॉक्टर बाली हैं। तो मैं रूबरू करना चाहूँगा डॉक्टर हरिंदर बाली को आपके साथ। नमस्कार हिमाचल के वासियों, देवभूमि हिमाचल को मेरा प्रणाम। और मैं आपसे बात करूंगा आज हार्ट डिजीज़ के बारे में। जैसे अभी आपको बताया कि पहले मैं पीजीआई में था कोई 25 साल के करीब, और उसके बाद जो हार्ट की बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं पिछले कोई 35 सालों से हम। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा आप जानते हैं कि दुनिया भर में हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं, इंडिया में ज़्यादा बढ़ रही हैं। और जहाँ तक हम इंडिया बाकी सारी फील्ड्स में बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है, साइंस के फील्ड में, इकॉनमी के फील्ड में, बाकी सभी फील्ड्स में दुनिया भर में हमारा अच्छा नाम हो गया है। और बड़ी जल्दी शायद हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी बन जाएंगे, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और इकोनॉमिकली भी 5th पावर हो गए हैं वर्ल्ड में, और जल्दी ही शायद 3rd पावर भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ जहां हम तरक्की कर रहे हैं वहां पे हमारा कुछ वीकनेसेस भी हैं, और उसमें सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। और हेल्थ में हार्ट डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट कारण। ये देखा गया है कि हमारी कंट्री में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कहते हैं, मोटापे की बीमारी कहते हैं, और हार्ट की बीमारियां, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और अगर हमने इसका इलाज जल्दी नहीं किया तो हम बड़ी जल्दी कैपिटल ऑफ दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बन जाएंगे, जो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और हमें इसकी रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए, और आज कोशिश करना शुरू करेंगे तो कुछ 10-12 सालों में उसके नतीजे आने शुरू होंगे। ये जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी एक्सरसाइज लेवल है, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है आज पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और जो हमारा पोल्यूशन लेवल है, या जिस तरीके से हमारे खाने पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उन सारी चीज़ों से, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो एक तो बीमारियां बढ़ रही हैं, दूसरा ये है कि अगर हम वेस्ट में देखें, यूएस में देखें या यूरोप में देखें, तो वहाँ पे ये 65-70 साल के बाद बीमारी शुरू होती है। और इंडिया में अगर हम देखें, अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मैं लार्जर एरिया को देखता हूँ, सब कॉन्टिनेंट को देखें या सार्क कंट्रीज़ को देखें, तो इनमें हम देख रहे हैं कि ये यंगर लोगों में बीमारी जो है ज़्यादा हो रही है, और उसके बड़े एडवर्स नतीजे हैं।
और अगर आज से हम 20 साल पहले देखें तो कोई एक ऐसा मरीज आता था जिसकी उम्र 40 साल से कम होती थी और उसको हार्ट की बीमारी होती थी। मैं कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ की या हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ। बाकी बीमारियाँ तो होती थी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो होती थी, बट हार्ट अटैक की तकलीफ जो है वो 40 साल से उम्र में कम होती थी। बट पिछले 20 सालों में ये काफ़ी बढ़ गई है यंगर लोगों में हार्ट अटैक होने की, और ये सारे कंट्री में देखा गया है। अगर हम साउथ में जाएं, आंध्र प्रदेश में देखा गया है, सारे स्टेट्स में देखा गया। पहले हम समझते थे कि शायद हमारी नॉर्दर्न इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बट अगर अभी जो डेटा आया है, जो शिमला मेडिकल कॉलेज में स्टडी हुई है, सारे डिस्ट्रिक्ट की स्टडी हुई है, उसमें ये लगा है कि जो 40 साल से नीचे अगर हम देखें तो कोई 8% लोगों को हार्ट अटैक जो है 40 साल से नीचे हो रहा है, जो काफ़ी मेजर पार्ट है। बट अगर हम इंडिया में ओवरऑल देखें, अर्बन एरिया में देखें, तो डिफरेंट स्टेट्स में 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनको 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट की समस्या आ रही है। उसके एक तो मल्टीपल कारण है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, जिसके कारण ये बढ़ रही है। बट दूसरी जो बड़ी समस्या की बात है कि जब यंग लोगों में हार्ट अटैक होता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती है। ये देखा गया है कि हार्ट अटैक होने के बाद पहले 30 मिनट में कई बार हार्ट की गति जो है वो इरेगुलर और फास्ट हो जाती है, जिसको मेडिकल टर्म में हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और वो सडन कार्डियक डेथ का कारण बनती है। जैसे आपने कुछ पिछले 2 सालों में देखा होगा कि कोई साउथ इंडिया में हमारे कोई जो एक्टर थे उनकी सडन डेथ हो गई, बॉलीवुड में हमारी फीमेल एक्टर थी उनकी डेथ हो गई, और स्पोर्ट्स पर्सन की डेथ हो गई, यशपाल शर्मा जी थे। कई ऐसे लोग हैं जिनकी यंग एज में ही सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो उसमें जो यंग एज में जब हार्ट अटैक होता है तो ये जो प्राइमरी वेंट्रिकुलर अरिथमियाज हैं, सडन कार्डियक डेथ के कारण जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए होते हैं कि एल्डरली लोगों में हार्ट डिजीज़ है, तो क्योंकि पहले भी हार्ट डिजीज़ है तो हार्ट थोड़ा रिकंडीशनिंग होता है, तो वो उस सडन ब्लॉकेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी को अच्छी तरह से टॉलरेट कर पाता है। तो यंगर लोगों में ये नहीं होता। तो एक तो जब यंग लोगों में होता है जो प्राइम ऑफ अपनी हेल्थ में है, प्राइम ऑफ एज में है और अपनी सर्विस में है, इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है, फैमिली उन्होंने अभी भी शुरू करी है और सोशली भी काफ़ी एक्टिव है, पहले कोई सिम्टम्स नहीं है, तो जब उनको सिम्टम्स आते हैं हार्ट अटैक के तो वो डायग्नोज होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो एक जब यंग एज में होता है, प्री कंडीशनिंग ना होने के कारण सडन कार्डियक डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हार्ट अटैक जो है वो बड़ा होता है, लार्ज हार्ट अटैक। जब बड़ा हार्ट अटैक इसीलिए होता है, प्री कंडीशनिंग नहीं हुई होती। तो लार्ज हार्ट अटैक जब होता है तो उसके कारण हॉस्पिटल में जब एडमिशन होती है तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती है, इन हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। 30 दिन के अंदर जो हम जिसको 30 डे मॉर्टेलिटी कहते हैं वो ज़्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हार्ट मसल कमज़ोर होने के कारण ज़्यादा होती है। तो ये एक समस्या है कि अगर हमें इसकी रोकथाम करने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने बताया कि हिमाचल में भी, हमारी परम भूमि हिमाचल में भी ये समस्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 8 लोगों को 100 में से अगर हम हार्ट अटैक देखें तो इसमें हो रही है, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की वाइज देखें तो आज हम हमीरपुर में ऊना में है, तो इस एरिया में भी ये तकलीफ बढ़ रही है। और एक तो हमें आपके माध्यम से, मैं हमेशा समझता हूँ कि जर्नलिस्ट का, प्रेस रिपोर्टर्स का, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि जो बीमारियों के बारे में नॉलेज है या जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हो रही है या जो फैसिलिटीज़ डिफरेंट एरियाज़ में अवेलेबल हो रही है, उनके बारे में लोगों को जानकारी आप ही दे सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके थ्रू ये मैसेज फैलाया जाए कि हमें अपने हार्ट का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और शुरू से ही, यंग एज से ही हमें अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें
डाइट का ख्याल रखना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए। तो पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी ये है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसमें डायग्नोज करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डायग्नोज होता है कि हमारे जो सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ईसीजी करते हैं, तीसरा हम ईको करते हैं। तो इनसे हम डायग्नोज कर पाते हैं हार्ट अटैक के बारे में। जब हार्ट अटैक के बारे में हम डायग्नोज करते हैं तो हम चाहते हैं कि हार्ट अटैक का कारण ये है कि जो दिल की नाड़ी है, कॉर्नरी आर्टरी जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से बंद हो गई, उसमें क्लॉट जम गया, वो नाड़ी पूरी तरह से बंद हो गई। जिस हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं वो मसल जो है आस्ता आस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो शुरू के टाइम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट। एक तो ये मैंने आपको बताया कि पहले आधे घंटे में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन हो जाएगी, जिसके कारण किसी की डेथ हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर हम इस नाड़ी को, जो मैंने बताया क्लॉट से बंद हुई है, अगर खोल पाते पहले 90 मिनट्स में, तो उससे हम हार्ट अटैक को पूरी तरह से अबॉर्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डोर टू बैलून टाइम। उसका मतलब है कि जब किसी को हार्ट अटैक हुआ, घर से वो बाहर निकले और जब तक उनकी एंजियोप्लास्टी होकर नाड़ी खुल गई, उस टाइम अगर वो 90 मिनट्स के बीच में अगर हम कर पाते हैं तो हम पूरी तरह से हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो फैमिली ने करनी है, पेशेंट ने करनी है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमने डॉक्टर्स ने करनी है, हॉस्पिटल में करनी है। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि पेशेंट्स को आपके ज़रिए ये बताया जाए कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं और किस चीज़ को हम हार्ट अटैक कहते हैं, क्योंकि हम पैनिक भी नहीं करना चाहते। छाती में दर्द के बड़े कारण होते हैं, कई बड़े एटिपिकल चीज़ें होती हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल पेन हुई या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कारण नहीं, मीन्स लेस सिनिस्टर रीजंस। बट जब हार्ट अटैक हुआ तो उसके सिम्टम्स के बारे में यंग लोगों को भी बताने की ज़रूरत है कि अगर उनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी किसी ऐसी फैसिलिटी में कांटेक्ट करना चाहिए जहां पे उनका ईसीजी हो सके और जहां पे उनका इलाज हो सके। तो जो ये टाइम हम हमारे, वी आर ए गॉड फेयरिंग कंट्री, इंडिया इज़ ए गॉड फेयरिंग कंट्री, तो हम पहले तो डिनाइल में रहते हैं कि अगर हमको सिम्टम्स हुए तो हम समझते हैं कि ये मुझे नहीं हो सकता, मैंने तो सारी ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं, तो मुझे हार्ट अटैक क्यों होगा, तो हम वो डिनाइल करते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि जो हमारे मिसेज हैं या हमारे हस्बैंड हैं, स्पाउस हैं, उनको मैं बताऊंगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हम उसमें डिले करते हैं कि उनको बताते नहीं हैं। फिर वो हम जो घर में चूरन वगैरह इनू विनू होता है तो वो लेने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद लोकली किसी को कांटेक्ट करेंगे, डिले करते हैं। ये डिले बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो ये देखा गया, जो स्टडी हमारे हिमाचल से ही आई है, कि उसमें ये डिले बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है हिमाचल में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण। और उस डिले में पेशेंट इग्नोरेंस एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ तो थोड़ा है, बट पेशेंट इग्नोरेंस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पेशेंट, सभी लोगों को, पेशेंट उस समय तो वो पेशेंट नहीं होते क्योंकि यंग आदमी है, पहले बीमारी नहीं है, तो उस टाइम पे जब अगर ऐसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आए तो हमें जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हार्ट अटैक हुआ है नाड़ी बंद होने के कारण, क्लॉट बनने के कारण, तो उसको खोलने की हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, कि पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाया जाए जहाँ पे कैथ लैब में लेके एंजियोग्राफी हो, एंजियोग्राफी से वो ब्लॉक डायग्नोज हो जाए और ब्लॉक को हम एंजियोप्लास्टी करके खोल दें, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। तो ये सारा जो टाइम पीरियड है पेशेंट के घर से निकलते हुए और हॉस्पिटल पहुंचते हुए, इमरजेंसी को बाईपास करते हुए, पेपर वर्क को अवॉइड करते हुए, सारी टीम अवेलेबल हो 24 घंटे, क्योंकि हार्ट अटैक किसी समय भी हो सकता है, रात में ज़्यादा होता है, तो उसको अगर नाड़ी को हम 90 मिनट्स में खोल दें तो वो पूरी तरह बाढ़ हो जाए। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हर आधे घंटे में हार्ट मसल और डैमेज हो जाता है। हम इसको कहते हैं टाइम इज मसल, कि जब हार्ट अटैक हुआ उसके बाद घड़ी जो है वो टिक करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो मसल डैमेज होता रहेगा
और 12 घंटे में काफ़ी मसल डैमेज हो जाता है और 24 घंटे में ऑलमोस्ट 100% मसल डैमेज हो जाता है। तो 24 घंटे के बाद एंजियोप्लास्टी करने का कम फायदा होगा या नहीं फायदा होगा। नाड़ी पूरी तरह बंद है तो नहीं के मुताबिक फायदा होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां हम 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच के अपनी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर दें। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है जो दुनिया भर में देखा गया। अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री बड़ी डाइवर्स कंट्री है, हमारे हिमाचल भी काफ़ी डाइवर्स है, उसमें कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये कॉमन सवाल है कि जहाँ पे कैथेटराइजेशन लैब या एक्सपर्टीज या ऐसी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या किया जाए। तो जो सेकंड बेस्ट ट्रीटमेंट है ऐसे मरीजों के लिए जिनको हार्ट अटैक हुआ, उसको हम कहते हैं फार्माको इन्वेजिव ट्रीटमेंट। उसका मतलब है कि हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो पहले हम यूज़ करते थे, क्लॉट बस्टर्स, थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट। पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज होती थी, आजकल रेटिप्लेज है, टेनेक्टिप्लेज है, एटिप्लेज है, टीपीए है। ये सारी जो दवाइयां हैं पहले हम इन्फ्यूजन से देते थे, आजकल इंजेक्शन से देते हैं। तो वो क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट। तो ऐसे मरीजों को हम थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ये सेकंड बेस्ट चॉइस कि हमने उनको वो दवाई लगा दी और उसके बाद हमने उनको ऐसे हॉस्पिटल में भेज दिया जहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। तो वहां पे वो पहुंच जाए थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट के बाद और वहां उनकी एंजियोग्राफी हो, और एंजियोग्राफी से अगर नाड़ी अभी भी बंद है, क्लॉट डिसॉल्विंग का इफेक्ट नहीं हुआ है, तो उसकी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। इसको हम कहते हैं फार्माको इन्वेजिव ट्रीटमेंट। फार्माको का मतलब कि दवाई से हमने ट्रीट किया, इन्वेजिव का मतलब कि हमने इंटरवेंशन करके कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी की। ये सेकंड ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आप इतने टाइम में नहीं पहुंच सकते हैं, जहां पे हॉस्पिटल रिमोट एरिया में है, तो वहां पे हम समझते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट ही करनी चाहिए। फार्माकोलॉजिकल क्लॉट बस्टर जो है आजकल सेफ है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो एफिकेसी होती है, जो सक्सेस रेट है, वो कोई 70% के करीब आता है। तो उसमें अगर हम जल्दी कर सकते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ और उसको हमने ये थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट लगाया, जितना जल्दी लगाएंगे, क्योंकि शुरू में जो क्लॉट होता है वो सॉफ्ट होता है, तो दवाई का असर होने का जो वो इफेक्ट है वो अच्छा रहता है। तो अगर पहले हम आधे घंटे में लगा सकते हैं तो या घंटे में लगा सकते हैं, तो उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। तो इसको हम कहते हैं डोर टू नीडल टाइम, कि अगर हार्ट अटैक हुआ, हम घर से निकले और हमने थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट लगा दी, अगर वो 1 घंटे के अंदर लग गई तो उसका इफेक्ट जो है बड़ा अच्छा आता है। तो ये जो डोर टू नीडल टाइम है, ये 1 घंटे से कम हो अच्छा रहता है। 6 घंटे के बाद ये जो थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट है, ये कोई असर नहीं करती है, नुकसान कर सकती है। सो हमें जल्दी ये दवाई लेने की जरूरत है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में हार्ट डिजीज बढ़ रही है, यंग लोगों में हार्ट डिजीज बढ़ रही है, यंग लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, और हमें आपके माध्यम से हम सबको मिलके पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, और न्यूज़ मीडिया से, टीवी से ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो हम अपने हेल्थ पे कितना स्पेंड करते हैं। आज के दिन में बजट प्रेजेंट हुआ था, कुछ महीना पहले निर्मला जी ने प्रेजेंट किया था, तो उसमें जो हेल्थ के लिए बजट था वो 2% के करीब था। डिफेंस में अबाउट 14-15 के करीब आता है, हेल्थ में 2% के कम, 1.8 और 1.9 के करीब हेल्थ बजट है। और अगर हम दुनिया में देखेंगे तो एवरेज जो हेल्थ बजट है वो 7% के करीब होता है। कई ऐसी कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जहाँ पे 12-13 या 15% भी हेल्थ पे जाता है। तो एक तो ये है कि हम हेल्थ को एक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लेते हैं नेशनल लेवल पे भी जितना हमें लेने की ज़रूरत है। दूसरा यह है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आज के दिन में हमारी स्टेट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी हेल्थ कवरेज देती है,
बट मैं समझता हूँ और हम सब मेडिकल प्रोफेशन में और जो सिविल सोसाइटी में है, हम सब समझते हैं कि हमें अपने हेल्थ के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। कि हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं जो हमारी फैमिली के काम आएगी, बड़ी अच्छी बात है, बट हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए और हमारा जो मंथली बजट है उसमें से कुछ चीज़ें हमें हेल्थ के लिए भी रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा रखेंगे तो हम पॉजिटिव हेल्थ कर सकते हैं। पॉजिटिव हेल्थ का कि हमें इससे क्या होगा, इससे हमारा फोकस बनेगा कि हमें हेल्थ पे ख्याल रखना है। हेल्थ में ख्याल रखने का मतलब है एक्सरसाइज करिए आउटडोर पे, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जहाँ भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, जो हमारी कन्वेंशनल डाइट पुरानी रही है जो काफ़ी हेल्दी रहती थी, वैसी डाइट रखें। जो ये आजकल फास्ट फूड आ गए हैं, डिफरेंट टाइप के फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, उसमें जो खाना मिलता है उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में हमारी लाइफ काफ़ी फास्ट हो गई है। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कर सकें। हम एक डेडलाइन से दूसरी डेडलाइन को भागते हैं और उस दौरान पे हम समझते हैं कि लेट अस ग्रैब ए फास्ट फूड ऑन द वे, और वो आस्ता आस्ता हमारी हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू करता है। तो डाइट का ख्याल रखें। और तीसरा यह है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। स्ट्रेस लेवल बचपन से ही बढ़ता है। बच्चों पे परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है, स्कूल में कितने नंबर आ रहे हैं, 98%, 99 कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद जैसे हम ग्रो करते हैं तो परफॉर्मेंस इन स्कूल का स्ट्रेस बढ़ता है, और एडल्ट होने के बाद हमें अब जॉब क्या मिल रहा है, हमारी सैलरी कितनी है, हम क्या क्या चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं, और जितनी फास्ट हम कर सके उतना हम करना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रेस लेवल जो है पर्सनल लेवल पे भी, फैमिली लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी बढ़ गया। तो उसको भी हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में एड्रेस करना चाहिए कि मुझे 3 महीने में क्या अचीव करना है, मुझे 2 साल में क्या अचीव करना है, मुझे 10 साल में क्या अचीव करना है। हमें अपनी फैमिली में, अपने स्मॉल ग्रुप्स में लोगों से मिलना चाहिए, अपने जो दुख सुख हैं वो शेयर करने चाहिए, जिससे हार्ट की बीमारियां कम होती हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, डायबिटीज़ कम होता है अगर हम अपने दुख सुख साझे करें। तो अगर हम इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें और स्ट्रेस लेवल कम करें, तो उससे हमें लगता है कि आज के दिन अगर हम ये सारा शुरू करेंगे, और हम समझते हैं कि ये बचपन से शुरू होना चाहिए। अगर आप किसी बच्चों की स्कूल की कैंटीन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा फास्ट फूड, चीटोज मिलेंगे, क्रिस्पी फूड मिलेगा, नॉर्मल फूड नहीं मिलेगा। तो दे आर ऑल्सो बीइंग फोर्स्ड टू गेट एडिक्टेड टू फास्ट फूड। तो हमें बचपन से शुरू करेंगे तो आगे जाके हमें फ़ायदा होगा। मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है, हार्ट की ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस हो रही है। आज के दिन में काफ़ी सक्सेस, अगर हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की बात करें तो बहुत सेंटर्स हैं जिनमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सक्सेस रेट जो है ऑलमोस्ट 100% के करीब है। तो एक तो एक्सपर्टीज़ बढ़ गया, हमारे जो तरीके हैं, जो हमारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, चाहे वो तारे हैं, गाइड वायर्स हैं, बलून्स हैं, स्टेंट्स हैं, वो अच्छे हो गए हैं, बेटर हो गए हैं, सेफर हो गए हैं, और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है हार्ट डिजीज़ की वो बेहतर हो गई। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें बीमारियों को अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी, उसका कोई दो राय नहीं कि अगर बीमारी ना हो तो वो बेस्ट तरीका है। और स्ट्रेस के लिए योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसको हमें पॉलिटिकल या रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए, साइंटिफिकली भी योगा का बड़ा रोल है तो ये स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। तो अगर किसी को बीमारी नहीं है वो सबसे बेस्ट है। बट हमें 35 साल के बाद, और जिन लोगों को फैमिली हार्ट डिजीज है, फैमिली हिस्ट्री है, उनको जल्दी ये एक कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर तो यंगर एज में ही कराना चाहिए, 20 साल के बाद, बट लिपिड्स, जो कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है, ब्लड शुगर है, वो चेक कराना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी करानी चाहिए, ट्रेडमिल टेस्ट किसी किस्म का कराना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेस टेस्ट हो, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी हो या स्ट्रेस थैलियम हो, ताकि हम ये देख सकें कि बीमारी नहीं है। और अगर हमें रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया,
तो ये घबराने की बात नहीं है। आज के दिन में हमारे पास एक तो हम लाइफस्टाइल से इनको ट्रीट करते हैं, जो मैंने 3 चीज़ें बताई, और दूसरा बड़ी सेफ इफ़ेक्टिव बीमारियां हैं, दवाइयां हैं जिनसे हम इनका इलाज कर पाते हैं। डायबिटीज़ का भी, ब्लड प्रेशर का भी, कोलेस्ट्रॉल का भी, ओबेसिटी का भी। और ये देखा गया है कि डायबिटीज़ पिछले ज़माने में बड़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। आज के दिन में हम समझते हैं डायबिटीज़ से लोग क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रहते हैं। वसीम अकरम हमारे क्रिकेटर थे, जुवेनाइल बड़ी यंग एज में उनको डायबिटीज़ हो गई। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। अभी थोड़े दिन पहले ओलंपिक्स में हमने देखा कि जिनको डायबिटीज़ है, इंसुलिन लेते हैं, वो खेल रहे हैं। तो डायबिटीज़ भी अच्छी तरह से मैनेज हो सकती है। ब्लड प्रेशर सिमिलरली, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी सेफ हो गई, तो कोलेस्ट्रॉल का भी इलाज किया सकता है। तो अगर किसी को रिस्क फैक्टर है तो उनका लाइफस्टाइल से और दवाइयों से इलाज करना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी को हार्ट डिजीज़ होती है तो उसका इलाज कराना चाहिए, चाहे वो दवाइयों से है, चाहे अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो एंजियोग्राफी तो सेफली आजकल रेडी रूट से हो जाती है। 5-10 मिनट का काम होता है, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होती है। यू कैन वॉक इनटू अ हॉस्पिटल, गेट एंजियोग्राफी डन एंड वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन द सेम डे। तो ये ज़रूरी है कि अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो उसका वो कराई जा सकती है। अगर नाड़ियों में ब्लॉकेज है तो उसका एंजियोप्लास्टी से इलाज कराया जा सकता है। अगर इसके बाद भी हार्ट मसल कमज़ोर हो जाता है तो उसका भी आज दवाइयों से इलाज है, और उनकी भी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। आजकल बड़ी सेफ हो गई है, जिसको हम इमेज गाइडेड एंजियोप्लास्टी कहते हैं, प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें सभी को अपनी हेल्थ के बारे में, अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में, अपने बुजुर्गों की हेल्थ के बारे में ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मैं इन्वेस्ट कहता हूँ तो उसका मतलब है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में टाइम देना चाहिए, और कुछ हिस्सा जो हमारा है वो हेल्थ के बारे में हमें उसको भी रखना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अवेयरनेस प्रोड्यूस करेंगे, तो हार्ट डिजीज़ को हम रोक पाएंगे। अगले 15-20 साल को ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है हार्ट डिजीज़ का, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। चेस्ट डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि ये रेट्रोस्टर्न होती है, जो हमारी सेंट्रल बोन है, इसके पीछे ऐसे लगता है जैसे बारीपन हो गया, दबाव पड़ गया, प्रेशर पड़ गया। किसी कहते हैं कि जैसे एलिफेंट ने पैर रख दिया, तो ये वहाँ पे बारीपन लगता है, और ये स्प्रेड करता है दोनों शोल्डर्स को। दोनों शोल्डर्स को जाके जो जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा वहाँ तक जा सकता है, पेट के अपर पार्ट में जा सकता है, और बैक इंटरस्कैपुलर एरिया जो है वहाँ पे जा सकता है। तो इसको बड़े कम लोग जो है वो दर्द कहते हैं। ये दर्द जो हैवीनेस है, कंप्रेशन है या प्रेशर है, ये आस्ता आस्ता शुरू होता है और 10-15 मिनट तक बढ़ता रहता है, और ये कंटिन्यूसली रहता है, कंटिन्यूस हैवीनेस, प्रेशर। और उसके साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्वेटिंग हो गई, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई, या इम्पेंडिंग ग्लूम की फीलिंग आती है। तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। अब इसमें कुछ 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई जो इम्पॉर्टेंट है। एक ये है कि ये डिस्कम्फर्ट की लोकेशन क्या, साइट क्या, वो रेट्रोस्टर्नल। हम पहले समझते थे कि कॉमन भी फीलिंग होती है कि बाईं तरफ हार्ट है तो बाईं तरफ पे होती होगी, ये रेट्रोस्टर्नल होती है। एक तो लोकेशन है, दूसरा ये है कि उसका करेक्टर क्या है। ये पेन नहीं होती, ये कटिंग पेन नहीं है, कुछ नहीं है, इसे हैवीनेस, कंप्रेशन, उसका करेक्टर क्या है। तीसरा ये है कैसे बढ़ती है, ये आस्ता आस्ता बढ़ेगी, 10-15 मिनट में बढ़ेगी। चौथा ये है कि इसका रिलेशन क्या है, अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो ये और बढ़ेगी, बैठे रहेंगे तो थोड़ी कम होगी, और उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि चेस्ट में हार्ट है और चेस्ट में बाकी चीज़ें भी हैं, मसल भी है, टिश्यू भी है, फेफड़े भी हैं, प्लूरा भी है, कहीं से भी दर्द हो सकती है, नर्व्स भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या हार्ट अटैक के कारण पेन नहीं। पहली बात यह है कि अगर कोई कहता है कि मुझे सुई चुभ रही है, फिंगर रख के कहता है, तो वो हार्ट अटैक की तकलीफ नहीं है। या कोई कहता है कि मुझे पेन आती है, फिर चली जाती है, फिर 2 सेकंड करी रहती है, चलती रहे, तो वो नहीं पेन। तीसरा ये है कि अगर कोई कहता है कि मुझे ये पेन यहाँ से उठती है और मेरे सर में चली जाती है या मेरे पैरों में चली जाती है, तो वो भी हार्ट की पेन नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट। और ये अगर वो कहता है कि अभी आई थी, फिर 3 महीने के बाद बैठे बैठे मुझे कुछ फील हुआ, वो चली गई, वो हार्ट की पेन नहीं। तो हार्ट के लक्षण जानना ज़रूरी है।
अगर ऐसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी ज़रूरत है कि एवरी एडल्ट जो 15-16 साल से उम्र ज़्यादा है बच्चे की, उसको और हर एक को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सीखना चाहिए, CPR सीखना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हार्ट अटैक के बाद और कई और बीमारियों के कारण भी कई बार सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि घर में कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट एपिसोड हो जाए, या बस स्टैंड पे हो जाए, या रेलवे स्टेशन पे हो जाए, या कम्युनिटी सेंटर में हो जाए। तो अगर सभी को ट्रेनिंग मिली हुई है CPR में, तो अगर हमारे पास कोई बंदा कोलैप्स करता है और हम उसको CPR देते हैं, कार्डियक मसाज देते हैं, CPR देते हैं, तो हम उसको रिवाइव कर पाते हैं। और अगर हम उसको रिवाइव कर पाते हैं तो हम उसको बचा सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर CPR के बाद जल्दी CPR मिल जाए तो उनकी ऑलमोस्ट सेम लाइफ होती है जो बाकी लोगों की होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और हार्ट अटैक के बाद में इनिशियल हाफ एन आवर में ये अरिथमियास हो सकते हैं। उस अरिथमियास को अगर हम ट्रीट कर लें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से, तो हम उनको बचा सकते हैं। एक और डिवाइस आती है जिसको एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, AED। आप हवाई एयरपोर्ट पे गए होंगे, कहीं बस स्टैंड पे भी गए होंगे, फॉरेन ट्रैवल किया होगा, तो वहाँ पे ग्लास के पीछे एक छोटा सा औजार लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है AED। वो होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। छोटा सा औजार है, आजकल लोग घर भी रखते हैं, बट मुझे लगता है कि हर एक कम्युनिटी सेंटर में होना चाहिए, बस स्टैंड पे होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन पे होना चाहिए, रेलवे स्टेशन जो है वो दे के हम अगर शॉक दे दें ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से, उससे भी हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं, अरिथमिया को बचा सकते हैं। चेस्ट डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि ये रेट्रोस्टर्नल होती है, जो हमारी सेंट्रल बोन है, इसके पीछे ऐसे लगता है जैसे बारीपन हो गया, दबाव पड़ गया, प्रेशर पड़ गया, किसी कहते हैं कि जैसे एलिफेंट ने पैर रख दिया, तो ये वहाँ पे बारीपन लगता है और ये स्प्रेड करता है दोनों शोल्डर्स को। दोनों शोल्डर्स को जाके जो जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा वहाँ तक जा सकता है, पेट के अपर पार्ट में जा सकता है, और बैक इंटरस्कैपुलर एरिया जो है वहाँ पे जा सकता है। तो इसको बड़े कम लोग जो है वो दर्द कहते हैं। ये दर्द जो हैवीनेस है, कंप्रेशन है या प्रेशर है, ये आस्ता आस्ता शुरू होता है और 10-15 मिनट तक बढ़ता रहता है और ये कंटिन्यूसली रहता है, कंटिन्यूस हैवीनेस, प्रेशर। और उसके साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्वेटिंग हो गई, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई, या इम्पेंडिंग ग्लूम की फीलिंग आती है। तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। अब इसमें कुछ 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई जो इम्पॉर्टेंट है। एक ये है कि ये डिस्कम्फर्ट की लोकेशन क्या, साइट क्या, वो रेट्रोस्टर्नल। हम पहले समझते थे कि कॉमन भी फीलिंग होती है कि बाईं तरफ हार्ट है तो बाईं तरफ पे होती होगी, ये रेट्रोस्टर्नल होती है। एक तो लोकेशन है, दूसरा ये है कि उसका करेक्टर क्या है। ये पेन नहीं होती, कटिंग पेन नहीं है, कुछ नहीं है, इसे हैवीनेस, कंप्रेशन, उसका करेक्टर क्या है। तीसरा ये है कैसे बढ़ती है, ये आस्ता आस्ता बढ़ेगी, 10-15 मिनट में बढ़ेगी। चौथा ये है कि इसका रिलेशन क्या है, अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो ये और बढ़ेगी, बैठे रहेंगे तो थोड़ी कम होगी, और उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि चेस्ट में हार्ट है और चेस्ट में बाकी चीज़ें भी हैं, मसल भी है, टिश्यू भी है, फेफड़े भी है, प्लूरा भी है, कहीं से भी दर्द हो सकती है, नर्व्स भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या हार्ट अटैक के कारण पेन नहीं। पहली बात यह है कि अगर कोई कहता है कि मुझे सुई चुभ रही है, फिंगर रख के कहता है, तो वो हार्ट अटैक की तकलीफ नहीं है। या कोई कहता है कि मुझे पेन आती है, फिर चली जाती है, फिर 2 सेकंड करी रहती है, चलती रहती है, वो नहीं पेन। तीसरा ये है कि अगर कोई कहता है कि मुझे ये पेन यहाँ से उठती है और मेरे सर में चली जाती है या मेरे पैरों में चली जाती है, तो वो भी हार्ट की पेन नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट। और ये अगर वो कहता है कि अभी आई थी, 3 महीने के बाद बैठे बैठे मुझे कुछ फील हुआ, वो चली गई, वो हार्ट की पेन नहीं। तो हार्ट के लक्षण जानना ज़रूरी है। अगर ऐसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी ज़रूरत है कि एवरी एडल्ट जो 15-16 साल से उम्र ज़्यादा है बच्चे की, उसको और हर एक को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सीखना चाहिए, CPR सीखना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हार्ट अटैक के बाद और कई और बीमारियों के कारण भी कई बार सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि घर में कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट एपिसोड हो जाए, या
बस स्टैंड पे हो जाए या रेलवे स्टेशन पे हो जाए या कम्युनिटी सेंटर में हो जाए, तो अगर सभी को ट्रेनिंग मिली हुई है CPR में, तो अगर हमारे पास कोई बंदा कोलैप्स करता है और हम उसको CPR देते हैं, कार्डियक मसाज देते हैं, CPR देते हैं, तो हम उसको रिवाइव कर पाते हैं। और अगर हम उसको रिवाइव कर पाते हैं तो हम उसको बचा सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर CPR के बाद जल्दी CPR मिल जाए तो उनकी ऑलमोस्ट सेम लाइफ होती है जो बाकी लोगों की होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और हार्ट अटैक के बाद में इनिशियल हाफ एन आवर में ये अरिथमियास हो सकते हैं। उस अरिथमियास को अगर हम ट्रीट कर लें कार्डियोपल्मोनरी सस्टेशन से, तो हम उनको बचा सकते हैं। एक और डिवाइस आती है जिसको एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, AED। आप हवाई एयरपोर्ट पे गए होंगे, कहीं बस स्टैंड पे भी गए होंगे, फॉरेन ट्रैवल किया होगा, तो वहाँ पे ग्लास के पीछे एक छोटा सा औजार लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है AED। वो होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। छोटा सा औजार है, आजकल लोग घर भी रखते हैं, बट मुझे लगता है कि हर एक कम्युनिटी सेंटर में होना चाहिए, बस स्टैंड पे होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन पे होना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे। वो दे के हम अगर शॉप दे दें ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से, उससे भी हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं, अरिथमिया को बचा सकते हैं। किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले आपने बताया कि जैसे उसको यहाँ पे पेन होती है तो पेन नहीं, डिस्कम्फर्ट। हाँ जी, ऐसे दबाव पड़ता है तो यहाँ पे वो लोकल डॉक्टर के पास जाता है जी। तो कुछ लोकल डॉक्टर को आप कहना चाहोगे कि उनको कैसी दवाई दी जाए, थोड़ा उनके लिए थोड़ा बताएं आप। हम सबसे पहले दिन ये चाहते हैं कि कुछ दवाइयाँ हम ट्राई कर सकते हैं। एक तो एस्प्रिन की गोली, ठीक, वो 325 मिलीग्राम की गोली आती है, उसको हम च्यू कर सकते हैं, उसको लेना नहीं है, पानी के साथ नहीं लेना। एस्प्रिन, सिंपल एस्प्रिन 325 मिलीग्राम। दूसरी गोली आती है क्लोपिडोग्रिल, ठीक, ये भी खून पतला करने की गोली है। अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो उनको वो 4 गोलियां देनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात है एटोरवास्टैटिन। ये स्टैटिन है जो कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती है, बट ये जो ब्लॉकेज जिसके कारण होता है, प्लाक रप्चर जिसको हम कहते हैं, उसको भी स्टेबलाइज करने में मदद करती है। तो एटोरवास्टैटिन की हम 40 मिलीग्राम की या 80 मिलीग्राम की गोली दे सकते हैं। चौथी चीज़ हम कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो सार्बिट्रेट होती है, वो हम आधी गोली जीभ के नीचे रख सकते हैं। 5-7 मिनट के बाद एक और आधी गोली जीभ के नीचे रख सकते हैं। बट अगर इसके बाद डिस्कम्फर्ट रिलीफ नहीं होता है तो और कोई दवाई हमने नहीं यूज़ करनी है। हमने उनको ऐसी जगह भेजना है जहां उनकी ECG होके एंजियोप्लास्टी हो जाए, या उनको जो दवाइयों से मैंने बताया वो दवाई दें। उससे ज़्यादा हमने और कुछ नहीं करना। जैसे मरीज को वहाँ पता चला कि इसको हार्ट अटैक आया है और उसको स्टंट करते हैं, तो स्टंट कब तक मतलब कि इसकी वैल्यू है और कब कितनी देर बाद फिर चेकिंग करानी पड़ेगी, दवाई लगातार दवाई कितनी खानी पड़ेगी, कब दोबारा चेक कराना है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी हुई होती है उनमें हम कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं, और वो एक तो हम एंजियोप्लास्टी के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं, दूसरा हम इसलिए यूज़ करते हैं कि दोबारा बीमारी ना हो, तीसरा हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो उनके रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण ये बीमारी हुई उसका इलाज हो, चौथा हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हार्ट मसल कमज़ोर है उसकी रिकवरी में हेल्प मिले। तो जो पहली बात है, जो जिसको हम कहते हैं जिनको स्टंट लगा है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी होती है, तो उसके लिए हम कुछ खून पतला करने की दवाई देते हैं। ड्यूअल एंटीप्लेटलेट 2 किस्म की दवाई होती है, वो हम समझते हैं कि 1 साल के लिए देनी चाहिए। अगर किसी को ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है तो हम कम देर से दे सकते हैं, 6 महीने दे सकते हैं, कुछ कई कंडीशन में हम 3 महीने भी देते हैं, बट 1 साल तक हम एवरेज में ये दवाइयाँ देते हैं। जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनकी दवाइयाँ चलती रहेंगी, उनका इलाज होता रहेगा ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। और तीसरा, अगर किसी को अगर जो रोकना है हमने कि दोबारा ना हो, उसमें हम स्टैटिन्स देते हैं, और स्टैटिन्स सेकेंडरी प्रिवेंशन करती है कि एक बार तकलीफ हो गई उसके बाद वो उसको रोकने के लिए हमें हेल्प करती है। तो कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, उसका मल्टीपल और भी इफेक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स। तो उसके कारण वो बीमारी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो स्टैटिन देते हैं। और अगर हार्ट मसल कमज़ोर हो गया तो उसके लिए आजकल हमारी 4 किस्म की दवाइयाँ होती हैं, उनको हम कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट, वो हम देते हैं, वो हम काफ़ी देर के लिए देते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की क्या कंडीशन है, उनके रिस्क फैक्टर क्या है, उनके हार्ट मसल की क्या कंडीशन है, उनकी बाकी नाड़ियों की क्या स्टेटस है, उस पर डिपेंड है। देखिए, पहले तो हम
एक जिस समय दिक्कत होगी उस समय इको कराएंगे। और अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ और उसका इलाज हुआ है तो हम सकते हैं 6 हफ्ते के बाद दोबारा इकोकार्डियोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक का जब हम इलाज करते हैं तो हार्ट अटैक का मसल अगर कमज़ोर हो गया है तो वो 6 हफ्ते तक इम्प्रूव कर सकता है। अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्चर जो पंपिंग एक्शन है वो 30% रह गई है और हमने इलाज कर दिया है तो उसमें से काफ़ी मसल रिकवर कर सकता है और वो 6 हफ्ते तक रिकवर कर सकता है। तो वो हम 6 हफ्ते के बाद करना चाहिए। सर, जिसको हार्ट अटैक स्टंट पड़े हैं तो वो कितनी भागदौड़ कर सकता है और क्या वो मतलब एक्सरसाइज कर सकता है, उसको कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हम समझते हैं कि ये सारा डिपेंड करता है कि उनकी बाकी नाड़ियों की क्या कंडीशन है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूसिबल इस्कीमिया है कि नहीं, वो हम देख सकते हैं किसी किस्म के स्ट्रेस से, और उनका हार्ट मसल की क्या कंडीशन है। जैसे मैंने बताया कि अगर हार्ट अटैक का इलाज हो गया और हार्ट मसल पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है, इंजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा है, तो 6-8 हफ्तों के बाद या मैक्सिमम 3 महीने के बाद वो पूरी अपनी लाइफ जो है नियर नॉर्मल कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि कई बार हार्ट अटैक होने के बाद, एंजियोप्लास्टी होने के बाद लोग ज़्यादा एक्टिविटी कर पाते हैं 3-4 महीने के बाद। वो इसलिए होता है कि थोड़ा सा डर लग जाता है, डायबिटीज़ बेटर कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल हो जाता है, मोटापा भी कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो जितना पहले वो काम करते थे उससे ज़्यादा काम कर पाते। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर हार्ट मसल ठीक है और कोई इंडिसिबल इस्कीमिया नहीं है तो नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सर, लिवासा में हिमाचल के लोग यदि कोई पीड़ित होते हैं, जाते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कोई विशेष है, कोई उनको तुरंत देखा जाए, ऐसा कुछ है? देखिए, हिमाचल के लोग हमारे दिल के करीब हैं। हिमाचल के हमारे लिवासा के काफ़ी जो सीनियर पोजीशन पे लोग हैं वो हिमाचल से हैं और हिमाचल हमारे दिल के पास है, तो हम उनके लिए वो एक्स्ट्रा माइल, तो वो ललित जी आपको बता देंगे कि क्या हम कर सकते हैं। बट आप ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मिलेगी, और जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। इश्यूज अभी सेटल हो रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। पहले था सर, ब्लॉकेज कितने स्तर तक जो है हम लाइफस्टाइल से उसको रिवाइव कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है सर, एक्सरसाइज और सैर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती है उनमें बड़ी कैपेसिटी होती है ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने की। उसको हम कहते हैं कॉर्नरी फ्लो रिजर्व। उसका मतलब है कि अगर मेरी नाड़ियाँ 50 ml ब्लड 1 मिनट में कैरी कर रही हैं तो वो 4 गुना इसको बढ़ा सकती है। जब हम भागते हैं, एक्टिविटी करते हैं तो वो बढ़ सकता है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्नरी फ्लो रिजर्व। एक तो ये बात है। दूसरी, जब नाड़ियों में ब्लॉकेड होना शुरू होता है तो जब तक 70% के करीब ब्लॉकेड नहीं हो जाता तो वो एक्सट्रीम एक्टिविटी पे भी ब्लड सप्लाई को रुकावट नहीं करते। तो 70% तक ब्लॉकेड का इलाज जो है वो किसी एंजियोप्लास्टी या किसी बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट इसमें। तीसरी है कि ये ब्लॉक किस किस्म का। कई बार नए ब्लॉक बने होते हैं, सॉफ्ट ब्लॉक होते हैं, जो हम वल्नरेबल ब्लॉक कहते हैं, तो उसमें जो ब्लॉकेज है उसमें हम दवाइयों से उनको स्टेबलाइज करते हैं। ओके, क्या हम ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में काफ़ी डिबेट है। कुछ योगा में स्टडीज़ है बट वो इतनी साइंटिफिकली स्ट्रांग नहीं। कुछ हम दवाइयाँ देते हैं, स्ट्रांग स्टेटिन्स है, उससे थोड़ा रिवर्स कर पाते हैं। बट अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेड है तो फिर हमें इलाज कराना चाहिए। और लोग डिफरेंट की बातें करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अल्कोहल है उसके हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। अगर हम स्टमक पे ले लें तो उसके कारण सी होता है, कैंसर होता है। लिवर में ले लें, सिरोसिस होता है। पैनक्रियाज में लेते हैं पैनक्रेटाइटिस होता है। कोलन में कैंसर होता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी फैमिली पे इफेक्ट होता है। फैमिली पे इफेक्ट इसलिए आपको रोक रहा हूँ मैं ना, बात चलेगी, बीच में रोक रहा हूँ। कई डॉक्टर हमें अब सियासी उपदेश देते हैं और खुद इतनी दारू पीते हैं कि उनको उठा के ले जाना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हो आप। ये मेडिकल प्रोफेशन में एक बड़ा मेजर लिमिटिंग फैक्टर है और डॉक्टर्स अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। CPR का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे और 3-3 महीने के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि सारे लोग इसमें ट्रेन। CPR का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे और 3-3 महीने के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि सारे लोग इसमें ट्रेन।
ऊना से न्यूज़ सुपर भारत के लिए राजन चब्बा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।